आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो आधारित है मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार से जुड़े हम तथ्यों को जानेंगे। मतलब मौलिक अधिकार के बारे में हम तमाम तथ्यों का आज वर्णन करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और बातें करते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार होता क्या है। मतलब जैसे ही हम भारत में यानी अपने देश में जन्म लिए तो हमें कुछ अधिकार मिले। जैसे हमें समानता का अधिकार, मतलब जैसे हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कुछ ना कुछ अधिकार मिला है हमें। जैसे कोई व्यक्ति, सभी व्यक्ति कानून के नजर में समान होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार की जब हम बातें करते हैं तो मतलब सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बातें की गई हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान, मतलब सबसे पहले मांग आखिर मौलिक अधिकार की कब हुई। तो सबसे पहले जो मांग की बातें होती है, जब चर्चाएं होती हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है कि जब 1931 में कांग्रेस का, मतलब 1931 में कांग्रेस का कराची में एक अधिवेशन हो रहा था। 1931 का कराची अधिवेशन, यह कांग्रेस का कराची अधिवेशन था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, मतलब जैसे ही हम बातें करते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार की मांग क्यों, कब उठी और कैसे उठी। तो सबसे पहले जब 1931 में कराची में एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो उसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मौलिक अधिकार की मांग किया। मतलब घोषणा पत्र में मौलिक अधिकार का मांग किया। जैसे ही हम बातें करते हैं, जब चर्चाएं होती है, जब कल्पनाएं हो रही हैं कि मौलिक अधिकार का आखिर मांग उठा कब, तो सबसे पहले जब 1931 में एक अधिवेशन हो रहा था कराची में, और वो कांग्रेस का अधिवेशन था, तो उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह मांग की कि मौलिक अधिकार की मांग की। मतलब मौलिक अधिकार, उन्होंने समझा कि मौलिक अधिकार मिलना चाहिए नागरिकों को। इसीलिए जब 1931 में कांग्रेस का जब मांग हुआ वो अपने घोषणा पत्र में, तो इसका प्रारूप जब तैयार करने की बात हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया। मतलब जैसे ही 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इस मांग की, मतलब मौलिक अधिकारों की मांग किया कि मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए। तो इसी क्रम में जब 1931 में इस अधिवेशन में घोषणा पत्र में इस मांग की गई, तो उसमें प्रारूप को तैयार किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप को तैयार कर दिया, तो आखिर किस देश से यह लिया गया। तो सबसे पहले बातें आती है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार को लिया गया। मतलब मौलिक अधिकार को मतलब जैसे ही 1931 में कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हो रहा था, तो उसी में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मौलिक अधिकार का मांग किया। तो मौलिक अधिकार का जब मांग किया तो इसका प्रारूप तैयार किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मौलिक अधिकार के प्रारूप को तैयार किया। अब जैसे ही मांग हुई कि आखिर किस देश से इसकी कल्पना की जाए, किस देश से इसको लिया जाए, तो भारतीय, मतलब मौलिक अधिकार को अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मतलब और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब 1931 के जो कराची का अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मतलब हम लोग चर्चाएं किए कि 1931 में मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले उठी जब 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कराची में।
और कराची में जब अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने मतलब उनकी अध्यक्षता में इस घोषणा पत्र में मांग की गई कि नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। तो उसी क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा मतलब मौलिक अधिकार के प्रारूप को तैयार किया। और उसी क्रम में हम बातें करते हैं कि यूएसए के मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में जोड़ लिया गया। इसके बाद हम बातें करेंगे कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया, मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद की जैसे ही हम बातें करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की ही केवल वर्णन किया गया। मतलब 1931 में जब कराची में अधिवेशन चल रहा था तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह अधिवेशन चल रहा था, उसी अधिवेशन में जब मांग हुई कि मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए, तो उसी जैसे ही मांग हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके प्रारूप को तैयार कर दिया। तो जैसे अमेरिका के संविधान से इसका मतलब ले लिया गया, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया। तो उसके बाद हम बातें करते हैं कि भारतीय संविधान में जब जोड़ा गया तो भारतीय संविधान के भाग 3 में इसे जोड़ दिया गया, मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग हमें पता है 12 और 395 अनुच्छेद है, वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 भाग है। तो इसी क्रम में जब हम बातें करते हैं कि संविधान के भाग 3 में उस मौलिक अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया जो मौलिक अधिकार है उसको संविधान के भाग 3 में रखा गया। और जैसे ही अनुच्छेदों की जब हम कल्पनाएं करते हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में यूएसए से लिया गया जो मौलिक अधिकार है उसको रखा गया। और अनुच्छेदों की जब कल्पनाएं कर रहे हैं, जब चर्चाएं हो रही है तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और अनुच्छेद की जब बातें होती है तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद हम बातें करते हैं कि संविधान के हमारे संविधान मतलब भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि संविधान के अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चाएं की गई है, इसका उल्लेख किया गया है। और जैसे ही हम आगे बातें करते हैं तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, मतलब संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र भाग 3 को भी कहा जाता है और मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसके बाद हम बातें करेंगे मतलब जो भारत का अधिकार पत्र हम भाग 3 को कहेंगे और मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को मिल गया कि मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, तमाम अधिकार जब दे दिए गए तो जैसे ही कोई राष्ट्रीय आपात अगर लग जाए, मतलब आगे हम बातें करेंगे कि राष्ट्रीय आपात की जब बातें होंगी कि जब आपातकाल की स्थिति होंगी, जब राष्ट्रीय आपात की जब हम बातें हो रही है, राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इस बात का वर्णन है, मतलब इसका उल्लेख है कि अगर राष्ट्रीय आपात की मतलब स्थिति आ जा रही है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति अगर आ जाए तो उस समय मौलिक अधिकार मतलब भारतीय नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब अनुच्छेद जैसे ही हम चर्चाएं कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय आपात की जब स्थिति पैदा हो जाए भारत में, अगर राष्ट्रीय आपात या किसी अन्य देशों की जब हम भारत की ही कल्पनाएं कर रहे हैं तो जैसे ही राष्ट्रीय आपात अगर लग जाए तो अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है कि अगर राष्ट्रीय आपात लग जाए तो
मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर, मतलब जैसे ही राष्ट्रीय आपात अगर लग जाता है तो अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है कि जीवन मतलब व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इस जीवन की जो बातें होंगी तो उसमें उसको छोड़कर, मतलब किसी के जीवन से जुड़े मामला हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें, मतलब मामले को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया, मतलब जब्त कर लिया जाएगा। सभी मौलिक अधिकारों को मतलब रद्द कर दिया जाएगा। जो नागरिकों के मौलिक हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है जो मौलिक अधिकार, उसको मतलब वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकों को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम बातें करेंगे कि जैसे ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी जो हमारे मौलिक अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बातें करेंगे कि इसके अगर इसका यह सही है कि यह राष्ट्रीय आपात जो लगा है यह सही है कि गलत है, इसका निर्णय करेगा कोर्ट। मतलब जैसे ही कि मतलब जो राष्ट्रीय आपात लग रहा है वो सही है कि गलत है, इसका तो निर्णय करेगा कोर्ट। इसके बाद हम बातें करेंगे कि अनुच्छेद, मतलब जैसे ही किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों को अगर कोई मतलब छीन रहा है उसके, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। मतलब अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के, भारत के किसी व्यक्ति के अगर नागरिक के, मतलब भारत के किसी नागरिक को अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किसी अपीलीय न्यायालय, मतलब वो जैसे ही हम बातें होंगी कि वो हाई कोर्ट में ना जाकर के डायरेक्ट वह उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। जैसे हम बातें करें हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत में, मतलब अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट मतलब सीधे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में जा सकता है और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकता है। और कोई व्यक्ति है वो डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में जा सकता है, और इन्हें कोई अपील लेकर नहीं जा सकता। मतलब अगर बातें होंगी कि अपील लेकर जाए तो नहीं, मतलब डायरेक्ट भी जा सकता है और इस हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के उसके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार हमारे संविधान मूल रूप से दिए गए 7, मतलब हमारे संविधान के द्वारा मूल रूप से संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार 7 दिया गया। मौलिक अधिकार हमें 7 दिया गया। जब संविधान का निर्माण हुआ, जब अमेरिका से संविधान को लिया गया तो जो उस समय हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन जैसे ही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 में, मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार जो 19(1)(f) में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 31 में जो मौलिक अधिकार थे, मतलब जो ये 7 मौलिक अधिकारों में से ये भी थे, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, मतलब जब मूल रूप से संविधान को अमेरिका से जब लिया गया तो उस समय हमारे मौलिक अधिकार, मतलब हमको मौलिक अधिकार 7 मिले थे। अब जैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 7 मौलिक अधिकारों में से जैसे 19(1)(f) को हटा दिया गया, उसके बाद मौलिक अधिकार मतलब अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, मतलब अनुच्छेद 1(f) को हटा दिया गया और अनुच्छेद 31 को हटा दिया। मतलब मौलिक अधिकार जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार 19(1)(f) में जो है उसको हटा दिया गया और 19 और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में रखा गया। अनुच्छेद 300 क यह केवल कानूनी अधिकार को रखा गया, मतलब जो कानूनी अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था, मतलब संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हमारे मूल रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। इसमें से संपत्ति 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, मतलब 44वां संविधान जब संशोधन हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार माना गया। मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) में जो हमारे संपत्ति के अधिकार दिए गए थे उसको मतलब हटा दिया गया और 31 में जो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति के अधिकारों से जुड़े जो तथ्य थे, जो उल्लेख थे, उसको हटाकर संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रखा गया। वह एक कानूनी अधिकार है, मतलब जो संपत्ति का अधिकार है वो केवल कानूनी अधिकार है। जैसे ही हम बातें करते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार 7, तो वर्तमान में केवल 6 अधिकार है। मतलब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मूल रूप से संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें 7 अधिकार थे और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19(1)(f) और 31 को इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार केवल दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है और यह संविधान के भाग 12 और 300 क में रखा गया। आगे हम बातें करेंगे कि संविधान का जैसे ही भाग 12 और 300 क में रखा गया, मतलब 44वें संविधान जब संशोधन हुआ तो मूल रूप से जब 7 अधिकार थे तो अब तो 6 है। मतलब जब 7 थे मूल रूप से तो अब जो अधिकार है वो केवल 6 है। तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह सबसे महत्वपूर्ण, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में 19(1)(f) को और 31 को हटाकर 300 क में रखा गया। मतलब 19(1)(f) को और अनुच्छेद 31 को हटाकर, मतलब अनुच्छेद 19(1)(f) और 300 क को हमारे भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर वो 6 मौलिक अधिकार है कौन। मतलब 6 मौलिक अधिकारों की जैसे ही हम बातें करते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, तो पहला मौलिक अधिकार है हमें समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, मतलब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका जिक्र किया गया है। मतलब जैसे ही हम बातें करते हैं कि आगे मौलिक अधिकार में जो हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, मतलब मूल रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 19(1)(f) और 31 को हटाकर उसे संविधान के भाग 12 और 300 क में रखा गया। तो जो 6 मौलिक अधिकार जो वर्तमान में हमें प्राप्त है वो 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। मतलब समता या समानता की जैसे ही हम बातें करेंगे तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इसके बाद हम बातें करेंगे दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। मतलब समता या समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और जैसे ही हम लेकर चर्चा हो रही है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है। मतलब संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है और मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। मतलब अनुच्छेद भाग 3 संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो 12 से 35 तक किया गया है। तो सबसे पहला जो अधिकार है हमें तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। मतलब समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद समता या समानता के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। इसके बाद है कि स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब स्वतंत्रता का अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है। इसके बाद हम बातें करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद मतलब सबसे पहले हम लोग बातें किए समता या समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया। मतलब 19 में भी किया गया है, 20, 21 और 22 में भी किया गया। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि अनुच्छेद मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन उल्लेख शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया है। सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार। मतलब कानूनी रूप से सभी लोग समान होंगे और समानता का अधिकारों का जैसे हम बातें कर रहे हैं तो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। मतलब भारत के सभी नागरिक समान हैं, उन्हें कानूनी रूप से मतलब समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि कोई सरकारी जो पद आ रहे हैं उसको सभी को समान अवसर मिलना, कानूनी रूप में सभी को समान अवसर मिलना। मतलब जो सरकार द्वारा प्रदान किया गया जो चीजें हैं जो मतलब जो सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार मतलब सभी व्यक्ति स्वतंत्र है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति का उसके शोषण है तो वह अपने शोषण के विरुद्ध डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है क्योंकि यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आएगा। इसके बाद हम बातें करेंगे कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और जैसे ही हम बातें करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक किया गया है। और इनसे जुड़े हम मतलब डिटेल में जब हम बातें करेंगे, जब चर्चाएं होंगी तो अगले एपिसोड में हमारी टीम कोशिश करेंगे, हम और हमारी टीम की तरफ से, कि इन सभी जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उन पर विशेष रूप से चर्चाएं उन पे विशेष रूप से कक्षाएं संचालित की जाए। इसके बाद हम बातें करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक उल्लेख किया गया है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े जो हमें अधिकार मिले हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक उल्लेख किया गया है। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। मतलब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है।
मतलब संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधी अधिकार जो है, मतलब जो हमें संस्कृति से जुड़े जो अधिकार मिले हैं, जैसे हम किसी संस्कृति का विकास कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और शिक्षा का मतलब किसी शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं। ये सब तमाम जो अधिकार हमें मिले हैं, संस्कृति एवं शिक्षा से जुड़े जो अधिकार मिले हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है। मतलब अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार मिले हैं हमें, वो अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। इसके बाद है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, मतलब हम मौलिक अधिकारों को क्रम से जाने, क्रम से चर्चाएं जब किए, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान जब अमेरिका से लिया गया, तो मतलब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जब अमेरिका से लिया गया तो उस समय में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। वह संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। इसके बाद हम चर्चाएं कर रहे हैं कि हमें जो 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। समता या समानता का अधिकार, मतलब समता या समानता के जो अधिकार हमें मिले हैं, उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, सभी व्यक्तियों के जो स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। इसके बाद है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिले हैं कि अगर किसी प्रकार से हमें मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत शोषण हो रहा है, तो उस पर अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है। इसके बाद है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म के प्रति स्वतंत्र रूप से है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक किया गया है। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी संस्कृति का उत्थान करना, उसके प्रचार प्रसार करना, किसी शिक्षण संस्थान को खोलना और शिक्षा को बढ़ावा देना जैसे मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, वो मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया। इसके बाद है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 32 में। मतलब अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से जुड़े जो उल्लेख किए गए अनुच्छेद 32 में किए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सभी अधिकारों के, मतलब जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उन पर विशेष रूप से मतलब चर्चा, जैसे समता या समानता का अधिकार 14 से 18 है, ताकि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में किस चीज का उल्लेख है, किस बात का उल्लेख है हमारे संविधान में, इन सभी की विस्तृत कक्षाएं होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो कक्षाएं संचालित होंगी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।